नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश नरसिंहपुर रोड के पास की एक आम सी दिखने वाली कॉलोनी में। देखने में एकदम नॉर्मल जगह, पर यहाँ अचानक लोगों के गायब होने के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था ना, जो रोंगटे खड़े कर दे। आज हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करेंगे जहां शातिर इंसानी दिमाग और सुपरनैचुरल दुनिया का आमना सामना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया, मुझे घर जाना है। सुनने में कैसा लगता है? जैसे कोई भटकावा, डरावा मासूम बच्चा मदद मांग रहा हो। लेकिन इस कहानी के स्रोत को अगर हम ध्यान से देखें तो रात के सन्नाटे में गूंजने वाली ये आवाज किसी की मदद की गुहार बिल्कुल नहीं थी। ये दरअसल मौत का एक पैगाम थी। जिस किसी ने भी गलती से मुड़कर इस आवाज को सुना ना, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। लिटरली सब कुछ खत्म। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्या होता है जब सदियों पुराना एक खौफनाक मिथक या एक डार्क लेजेंड अंधेरों से निकलकर सच में हमारी हकीकत बन जाए। इस विश्लेषण के जरिए हम इन लापता लोगों के केस की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखते ही देखते पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे गहरे और काले राज में तब्दील हो गई। पहला भाग, द सीसीटीवी मर्डर्स। शुरुआत में सच कहूं तो ये सब किसी सुपरनैचुरल घटना जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। पुलिस फाइल्स में ये महज कुछ अनसुलझे मर्डर केसेस थे। लेकिन असली कहानी तो तब खुली जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई। एक बेहद अजीब सा पैटर्न उजागर हुआ यहां। ध्यान दीजिएगा, रात के करीब 2:17 पर शिकार बिल्कुल अकेला सड़क पर चल रहा होता है। फिर अचानक एकदम से वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। अगले ही पल एक छोटा सा, मतलब लगभग 1.5 फुट का एक काला साया उस पे झपटे मारता है और बूम, सिक्योरिटी कैमरा तुरंत ब्लैंक हो जाते हैं। बस यही वो पॉइंट था जहां सारे लॉजिक, सारा साइंस फेल होने लगता है। अब इस पूरी सिचुएशन में दो बिल्कुल अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ थे राघव, जो एक क्राइम जर्नलिस्ट हैं। अब जर्नलिस्ट हैं तो जाहिर है पूरी तरह से लॉजिक पर चलेंगे। वो इस पूरे केस में एक इंसानी पैटर्न ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थी शकीला आपा, जिन्हें 18वीं सदी के इन सुपरनैचुरल किस्सों पर पूरा विश्वास था। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थी उन्हें। उनके मुताबिक उनके पति की मौत किसी इंसान ने नहीं की थी, इसके पीछे किसी और ही दुनिया का हाथ था। दूसरा भाग, लेजेंड ऑफ द 1.5 फुटिया। जब सारे लॉजिक और पुलिस की थियरीज फेल हो गईं, तब सामने आई उस प्राणी की हकीकत जिसे वहां के लोग 1.5 फुटिया कहते थे। तो आखिर ये 1.5 फुटिया था क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक जिन का बच्चा है जो आग और धुएं से पैदा होता है। भले ही इसका कद देखने में सिर्फ 1.5 फुट हो, पर इसकी ताकत किसी भी आम इंसान से लगभग 100 गुना ज्यादा। स्रोत में इसे बड़ा डिटेल में समझाया गया है। इसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं, बिना किसी पुतली के, और चेहरा आधा जला हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि यह अपने शिकार की परछाई को खा जाता है, जिससे शिकार अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला होकर सड़ने लगता है। सोचिए कितना भयानक है ये। अब इस जिन के कुछ स्ट्रिक्ट नियम हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। शकीला आपा की जानकारी के हिसाब से ये जिन हमेशा पीछे से आवाज लगाता है, और वो भी किसी जान पहचान वाले की आवाज में। काफी चालाक है ये। इसे लोहे से सख्त नफरत और डर लगता है। जिंदा रहने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये इंसान की परछाई खाता है, और इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसे एक फिजिकल इंसानी शरीर यानी एक होस्ट की जरूरत होती है। और एक और खास बात, इसे सिर्फ उसकी अपनी सृष्टि के तत्व यानी आग से ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा भाग, द स्टोलन शैडो। अभी तक तो राघव के लिए ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास थीं। उन्हें लग रहा था कि ये सब बकवास है, लेकिन जल्द ही उनका सीधा सामना इस खतरे से होने वाला था। ये रात बड़ी भारी थी। रात ठीक 2 बजे राघव खुद सच्चाई जानने के लिए सड़क पर निकलते हैं। उन्हें वही मासूम आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो मुड़ते हैं, उन पर हमला हो जाता है। रात के 3 बजे एक पुराने खंडर में राघव लोहे की चाबी और कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करके उस प्राणी को पीछे ढकेलने में कामयाब तो हो जाते हैं। खैर, बच तो गए, लेकिन अगली सुबह उन्हें एक सुन्न कर देने वाला एहसास होता है। जिनसे बच निकलने के बावजूद उनकी परछाई गायब हो चुकी थी। वो शैडोलेस हो चुके थे। सीने पर एक बहुत भारी जमा देने वाला बोझ महसूस हो रहा था उन्हें, और उसके साथ एक पुरानी सड़ती हुई कब्र जैसी बदबू आने लगी थी।
राघव का अपना शरीर धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उनका हाथ अपने आप उठने लगा था और आवाज एकदम भारी हो गई थी। अब वो सिर्फ एक शिकार नहीं बचे थे, दरअसल वो उस जिन का अगला घर बनने वाले थे। चौथा भाग, द लैंड ग्रैब प्लॉट। एक तरफ जहां ये पैरानॉर्मल खतरा अपने चरम पर था, वहीं इस अंधेरे में एक बहुत ही घिनौना, बहुत ही डार्क इंसानी सच छिपा था। ये हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि ये सब कुछ सडनली नहीं हो रहा था। दरअसल एक रसूखदार बिल्डर ने उस कॉलोनी की करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदने की पूरी साजिश रची थी। उसने चुपचाप एक तांत्रिक को पैसे दिए, जिसने इस जिन को बुलाया ताकि लोग डर के मारे कॉलोनी खाली कर दें और प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाएं। और राघव को ही निशाना क्यों बनाया? क्योंकि राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट थे। उनके द्वारा छपी खबर इस डर को न्यूज़पेपर के जरिए पूरे शहर में आग की तरह फैला देती। सोचिए, जिन तो सिर्फ एक हथियार था, असली खेल एक रियल एस्टेट प्लॉट का था। ये एक अजीब और काफी पेनफुल रियलिटी है कि कभी-कभी इंसानी लालच ना किसी पैरानॉर्मल राक्षस से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक साबित होता है। पांचवा भाग, अ फायरी सैक्रिफाइस। लेकिन देखिए, जब भी आग से खेला जाता है ना, तो उस पर हमेशा कंट्रोल नहीं रखा जा सकता, खासकर जब वो आग एक जिन का रूप ले ले। चमड़े की उस पुरानी फैक्ट्री में जहां तांत्रिक और बिल्डर अपनी साजिश की जीत का जश्न मना रहे थे कि बस उनका काम तो हो गया, वहां राघव के शरीर में पूरी तरह हावी हो चुके उस 1.5 फुटिया ने बगावत कर दी। उसके शब्द थे, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। सोचो, उस जिन ने पलटकर उस तांत्रिक की ही गर्दन पकड़ ली जिसने उसे वहां बुलाया था। ये साफ दिखाता है कि बुराई सच में कितनी असीम और अनियंत्रित होती है। उसे काबू करना बिल्कुल नामुमकिन है। यही वो मोमेंट था जब राघव ने अपना आखिरी दांव खेला। अपने अंदर हावी होते जिन के खिलाफ एक आखिरी मानसिक जंग लड़ते हुए उन्हें अचानक शकीला आपा की वो आखिरी बात याद आई। क्या थी वो? कि जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद है। राघव ने तुरंत आसपास पड़ी लोहे की भारी जंजीरों से खुद को पूरी तरह लपेट लिया और अपने इस भौतिक शरीर को और उसके अंदर छुपे उस खौफनाक धुएं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने खुद को जलते हुए आग के कुंड में झोंक दिया। एक भयानक धमाके के साथ दोनों आग में हमेशा के लिए समाहित हो गए। छठा और आखिरी भाग, द अनएंडिंग टेरर। ऐसा लगता है कि इस इतने बड़े बलिदान के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन सच कहूं तो इन कहानियों का अंत कभी इतना शांत नहीं होता। उस रात फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, पुलिस ने उसे एक साधारण गैस लीक का नाम देकर केस फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। पूरा कवर अप कर दिया गया। राघव और उस रसूखदार बिल्डर की लाशें कभी किसी को नहीं मिलीं। वहां सिर्फ और सिर्फ राख मिली। जो अजीबोगरीब सच था, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, वो इन बंद पुलिस फाइल्स और उस जली हुई राख के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उस शांत पड़ चुकी कॉलोनी में जब एक नया वॉचमैन ड्यूटी पर आया, तो उस रात के सीसीटीवी फुटेज ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उस वॉचमैन के ठीक पीछे वही 1.5 फुट की परछाई आराम से अपना हाथ हिला रही थी। मतलब राघव तो आग में खत्म हो गए थे, लेकिन वो तो सिर्फ एक होस्ट बॉडी थी ना। वो शैतानी प्राणी अब बिना किसी तांत्रिक के कंट्रोल के पूरी तरह से आजाद घूम रहा था। और फिर वही आखिरी पुकार अंधेरे को चीरते हुए गूंजती है, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन। ये अब सिर्फ एक आवाज नहीं रह गई है, ये सदियों का वो डर है जो अब एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। इस प्राणी ने अब मासूमियत का दिखावा करने के नए तरीके सीख लिए हैं, ताकि शिकार किसी भी तरह मुड़कर पीछे देखने पर मजबूर हो जाए। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म होता है। कभी ध्यान से सोचिएगा, अगर रात के सुनसान अंधेरे में पीछे से आती किसी अपने की या किसी जरूरतमंद की आवाज पुकारें, तो क्या सच में बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना किसी के लिए भी संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो अकेलेपन को और इन अंधेरों को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है।